नमस्कार, मैं श्वेता गर्ग द यूपी खबर में आप सभी का स्वागत करते हैं और आप देख रहे हैं डॉक्टर्स कॉर्नर। और आज हमारे डॉक्टर्स कॉर्नर में मौजूद हैं डॉक्टर अमिता चौधरी, जो एक ऑब्स्टेट्रिशियंस और गायनोकोलॉजिस्ट हैं ईएसआईसी हॉस्पिटल से। तो सबसे पहले तो वेलकम मैम। आज हम आप एज ए गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो आज हम गायनो पे और ऑब्स्टेट्रिशियंस पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी अलग अलग क्वेरीज आती रहती हैं। तो आज ये एक टॉपिक हमारा आया है, तो उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आज आपसे जानना चाहूँगी कि जो ऑब्स्टेट्रिशियंस है वो बेसिकली क्या है, मतलब उसके मायने क्या है, वो आप प्लीज़ बताएं पहले। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग बेसिक्स से जानना पसंद भी करते हैं और कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि बेसिकली ऑब्स्टेटिक्स क्या है। ऑब्स्टेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ साइंस वेयर वी डील विद प्रेगनेंसी सिंस योर कंसेप्शन टिल द टाइम यू गिव बर्थ एंड बर्थ रिलेटेड थिंग्स, एंड देन आफ्टर यू गिव बर्थ till the time 6 weeks post delivery is the time which is covered by an obstetrician. So the time from conception, जब से आपका गर्भ धारण हुआ उसके बाद से आपकी प्रेगनेंसी की पूरी अवस्था और बच्चे का जन्म और उसके पश्चात के 42 दिन, उस दौरान आपको जो डॉक्टर दिखता है वो ऑब्स्टेट्रिशियन होता है। जी मैम, आपने ऑब्स्टेट्रिशियन के बारे में बताया कि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब एज ए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनका जो भी, मतलब उनसे रिलेटेड जितने भी टेस्ट और जितनी चीज़ें आती हैं वो इस डिपार्टमेंट में आती हैं। मैम एक और चीज़ था, क्योंकि कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनोकोलॉजिस्ट, इनमें क्या फ़र्क होता है, क्या चीज़, मतलब क्योंकि कन्फ्यूजन्स काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं, तो लोगों को डिफ़र करना एक इजी रहेगा, तो वो आप बेहतर बता पाएंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनोकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है। बेसिकली जो डॉक्टर है वो तो ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट दोनों ही है, बिकॉज उसने जो भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो ऑब्स्टेटिक्स और गायनोकोलॉजी दोनों में किया है। बट ऑब्स्टेट्रिशियन वाला पार्ट उसका तब प्ले होगा जब कोई भी महिला गर्भवती होगी और फिर यदि आप गर्भवती नहीं हैं, उसके अलावा आपकी जो भी अवस्था है, भले ही वो चाहे एक छोटी सी बच्ची हो, किशोरावस्था हो, या फिर आपका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की 25 वर्ष से 40 वर्ष तक की उम्र हो, या फिर आपका मीनोपॉज का समय हो, जब आप 50 या 45 के बाद जब आपका माहवारी रुक जाती है, उसके बाद का जो समय है, उसके दौरान जो भी दिक्कतें होंगी वो गायनोकोलॉजिस्ट देखता है। तो बेसिकली वो सेक्शन जो हो जाता है दैट इज गायनोकोलॉजी। ओके मैम, अगर हम इस पे प्रेगनेंसी पे बात कर रहे हैं, तो एक राइट एज होती है प्रेगनेंसी प्लानिंग करने की, वो राइट एज क्या होती है मैम? ये भी एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि आजकल क्या देखा जा रहा है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो थोड़ी करियर ओरिएंटेड ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा शादी की एज वो डिले होती जा रही है। तो बेसिकली जो प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए सही एज मानी जाती है वो है 21 वर्ष से 30 वर्ष तक की एज, क्योंकि उसमें आपकी जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, ओवरीज, उसमें जो अंडा बनता है उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। तो जब अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन, मतलब गर्भ धारण की जो चांसेस हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती हैं। उसके बाद जब 30 के बाद देयर इज डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ ओवम, तो जब ओवम की क्वालिटी धीरे धीरे कम होती रहेगी, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो प्रेगनेंसी के लिए हो सकता है कि आपको गर्भधारण करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगे। तो इसलिए बेस्ट एज इज़ 21 to 30 ईयर्स। ओके मैम, अभी हम लोग जैसे एज की बात कर रहे हैं, आपने बेस्ट एज जो टाइम पीरियड बताया है वो 30 साल तक में सबसे बेस्ट बताया है। मैम ये भी कहा जाता है, जैसे जो मैंने जाना है और लोगों का भी कहना है, आफ्टर 35 इयर्स और जो 39 या 38 के नियर अबाउट होते हैं, मैम उनका कहना ये है कि मतलब प्रेगनेंसी में तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उस टाइम पे उस दौरान आ जाते हैं। क्या उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उस दौरान में? देखिए, बेसिकली जब आप 35 के बाद प्रेगनेंसी प्लान करोगे तो सबसे पहले तो कॉन्जेनाइटल एनामलीज
उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने सुना भी होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में जो बच्चा होता है उसकी रीढ़ की हड्डी या मस्तिष्क में बनावटी दिक्कतें आ जाती हैं, वो बहुत कॉमन हो जाते हैं 35 के बाद, जहाँ की 21 से 30 वर्ष की आयु में उसका रिस्क बहुत ही कम होता है। जहाँ आपकी एज 35 को क्रॉस करती है तो उसका रिस्क 1 in every 40 प्रेगनेंसी तक भी जा सकता है। और साथ में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के अलावा भी, जैसे आप खुद भी 35 के बाद अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आप डायबिटिक हैं, मदर डायबिटिक हैं, तो आप भी डायबिटिक होने के चांसेस रखते हैं। तो प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस लाइक प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ या फिर प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन, जिसको हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्पशिया कहते हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो जब डायबिटिक मदर होगी तो उसमें भी डायबिटीज़ अपने आप में अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में, उसमें भी कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस लाती है, जैसे कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं या फिर पेट की दिक्कतें हो सकती हैं बच्चे में। वो बच्चा आगे चल के भी डायबिटीज़ के लिए प्रोन हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 35 से 40 की जो एज है वो थोड़ा सा हाई रिस्क ग्रुप हो जाता है। तो इसके लिए ही हमने जो प्रेगनेंसी में जब एज पेशेंट की ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए स्क्रीनिंग बनाई है कि कुछ लेवल्स हैं, लेवल 1 स्क्रीनिंग, लेवल 2 स्क्रीनिंग, फिर उन दोनों को हम कंबाइन करके रिस्क कैलकुलेट करके तब देखते हैं कि वेदर द प्रेगनेंसी इज गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। जी मैम, आपने अभी बताया जैसे कि ऐसा जैसे अगर मदर डायबिटिक है तो बच्चे के अंदर भी वो सिम्टम्स आ जाते हैं, एंड देन मतलब और भी मतलब जो मदर को प्रॉब्लम होगा तो वो उसमें बच्चे में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी और ये भी था, लोग हमारे एक व्यूअर का एक सवाल था कि जैसे आप बोले क्या ऐसा भी होता है कि वो बच्चे मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं, एबनॉर्मल होने के या स्पेशल चाइल्ड बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं? 35 के ऊपर जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स मैंने आपको बताया था, उसी में एक आइडेंटिटी है डाउन सिंड्रोम। ओके मैम। तो डाउन सिंड्रोम में बेसिकली सिंड्रोम का मतलब कई सारी छोटे छोटे लक्षणों का कलेक्शन होगा तो उसमें बहुत से सिम्टम्स होते हैं, जिनमें से एक सिम्टम होता है कि बच्चा जो होगा उसका मानसिक विकास उस एज के पैरेलल नहीं रहेगा जिस एज में वो है। मान लीजिए 7 साल का बच्चा है तो उसका दिमाग 2 साल तक विकसित हुआ, तो उसमें यह है कि उसको माइलस्टोन्स अचीव करने में समय लगेगा। और बाकी उसमें हो सकता है बॉडी में भी, जैसे हार्ट में कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं डाउन सिंड्रोम में। तो बेसिकली बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल उतना नहीं होता, तो एज के साथ डाउन सिंड्रोम का भी रिस्क बढ़ जाता है। और एक बात ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन लोग को ही मालूम नहीं होता कि हमें डॉक्टर्स को कब दिखाना है। एक ही कंफ्यूजन बना रहता है, कोई कहता है कि आज दिखाना चाहिए, कोई कहता है नहीं अभी कुछ टाइम बाद दिखाना चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है कि एक्चुअल टाइमिंग क्या होता है, क्योंकि अगर वो पता रहेगा तो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि उस टाइम पे कोई ऐसा ना हो कि टाइमली ना दिखाने पे कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, तो वो एक राइट टाइमिंग क्या होती है एक डॉक्टर को दिखाने की? देखिए, जैसे ही आपने अपना पीरियड मिस किया है और आपने अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया या फिर कहीं नज़दीकी हॉस्पिटल में कराया और उसमें 2 लाइन आ गई हैं, तो आपको पता तो है कि प्रेगनेंसी है ना। अब आपको ये डाउट है कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। तो घर में कुछ लोग हो सकता है कि आपको सलाह दें कि अभी कुछ नहीं करना, 5वें-6ठे महीने तक आप घर पे ही रहिए, आराम करिए, खाना पीना कीजिए, कुछ नहीं होगा, अभी कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका डिलीवरी का समय आएगा तब आप डॉक्टर के पास चलिएगा। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। जैसे ही आप कंसीव करते हैं उसके बाद आपको अपने डॉक्टर को विदिन 3 मंथ्स 3 महीने के अंदर अंदर, या अगर मैं कहूँ कि आपकी जो पहला मिस्ड पीरियड है उससे अगर मैं हफ्ते में कैलकुलेट करूँ तो 10 हफ्ते के अंदर आपको एक बार अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को विजिट करना चाहिए। बेसिकली उससे क्या होगा कि एक तो आपका कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो नेसेसरी होते हैं उसको कराने का आपका मौका मिलेगा और एक अल्ट्रासाउंड कराने का आपको मौका मिलेगा, जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई बच्चा कितना बड़ा है। मतलब जो आपका जेस्टेशनल एज चल रही है कि जब से आपने कंसीव किया तब से बच्चा कितना बड़ा हुआ, वो होती है जेस्टेशनल एज। फिर अल्ट्रासाउंड जेस्टेशनल एज कि मतलब अल्ट्रासाउंड में बच्चे की कितनी बड़ी अवस्था आ रही है, क्या वो मैच कर रही है या नहीं। तो वो जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको हम
अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोलें दैट इज़ डेटिंग स्कैन। जी। तो डेटिंग स्कैन जो है वो आपकी जो प्रसव की तिथि है, जी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वो जी। निर्धारित करेगा। जी। तो इसलिए आपका पहले 3 महीने में दिखाना ज़रूरी है कि एक डेटिंग स्कैन के थ्रू आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी डिसाइड हो जाए। जी। फिर आपके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे जी। कि एक हीमोग्लोबिन, जी। आपका ब्लड ग्रुप अगर जी। आपको नहीं पता है, जी। जो कि बहुत ज़रूरी है। जी। फिर आपका कुछ वायरल मार्कर्स होते हैं। वायरल मार्कर्स में हम लोग HIV, जी। हेपेटाइटिस बी, जी। हेपेटाइटिस सी, जी। और एक इन्फेक्टिव स्क्रीन में VDRL टेस्ट कराते जी। हैं। जी। तो ये ज़रूरी होते हैं। जी। अब मान लीजिए कोई भी महिला अपने ब्लड टेस्ट में ही HIV पॉजिटिव पाई जाती है, जी। तो पहले का टाइम ऐसा था कि देयर वर नो इफेक्टिव मेडिसिन्स, जी। या मेडिसिन्स होती थी बट प्रेगनेंसी में नहीं दे पाते थे। जी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव रीच्ड अप टू द लेवल कि अगर कोई महिला अपने पहले ही जांच में शुरू के 3 महीनों में HIV जी। पॉजिटिव आती है, जी। तो देयर इज अ सिंगल मेडिसिन जी। विच हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेडिसिन। 3 मेडिसिन। ठीक है, जी। तो वो सिंगल मेडिसिन वो उसी डे से स्टार्ट कर देगी लेना जी। टिल हर 9 मंथ्स। ओके। तो उससे क्या होगा, जी। उससे ये होगा कि वो मेडिसिन बच्चे में HIV होने का ट्रांसमिशन रेट कम कर देगी। ओके। तो देयर वुड बी लेस चांसेस कि वो बच्चे को मदर से HIV का इन्फेक्शन वाया प्लेसेंटा क्रॉस होके जा सके। जी। तो अगर वो विजिट नहीं करेगी तो कहाँ से पता चलेगा। ओके, या राइट मैम, ये वैसे एक बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। और जैसे आपने बताया जो मदर को प्रॉब्लम होता है तो वो बेबी में आना पॉसिबल। बिकॉज अब मान लीजिए आपकी पहली स्क्रीनिंग में आपने ब्लड शुगर टेस्ट कराया, जी। उसमें मदर ओवरटली डायबिटिक आ गई, जी। तो वी कैन टेक प्रिकॉशंस। जी। वी कैन स्टार्ट मेडिसिन फॉर डायबिटीज। जी। क्योंकि अगर वो ओवरटली डायबिटिक है तो फिर अब उस बच्चे का जब शुरू के 3 महीनों में क्या होता है, बच्चे के ऑर्गन्स का विकास होता है। जी। तो उस दौरान अगर मदर अनकंट्रोल डायबिटिक चल रही होगी, जी। तो नेचुरल सी बात है कि उसके ऑर्गेनोजेनेसिस में ही दिक्कत शुरू हो जाएगी। जी। जी। तो उस चीज़ को आप कंट्रोल कर ले जाओगे। जी मैम, अभी हम बात कर रहे थे टेस्ट वगैरह की, आपने कहा अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे थे, ब्लड टेस्ट वगैरह की बात कर रहे थे। मैम, एक अल्ट्रासाउंड एक ऐसी चीज़ है जो एक लोगों में होता है, बहुत हाई प्रोफाइल एक टेस्ट कहा जा सकता है, जिसको कहा जाता है कि अगर हम मतलब बार बार अगर कराएंगे तो उससे कुछ उसकी जो रेज हैं वो अफेक्ट करेंगी बेबी को, या हमें कोई हार्म पहुंचाएगा। तो उसकी वो सब टेस्ट कराने की कोई क्या टाइम पीरियड होता है? अगर एक तो टाइम पीरियड पे कराना चाहिए, और अगर हमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें जल्दी ही कराना पड़ता है, हाँ। तो क्या वो सही है? बिल्कुल सही सवाल है। बेसिकली बहुत से लोग ये मानते हैं कि अल्ट्रासाउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वेव्स ही होते हैं जो आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होके जाते हैं। तो बहुत से लोगों में ये मिथ है, ये भ्रम है कि अल्ट्रासाउंड वेव्स कैन बी हार्मफुल, वो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, बट इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट। तो अल्ट्रासाउंड, जैसे अगर आप कहें कि आपको मिनिमम कितने प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराने हैं, इफ़ इट इज़ अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, तो मैं कहूँगी कि आपको शुरू के 3 महीनों में एक अल्ट्रासाउंड, जैसे मैंने अभी बताया था डेटिंग स्कैन, फिर लगभग जब 5 महीने आपके कंप्लीट होने वाले हो तब एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम बच्चे का विकास देखते हैं कि शारीरिक अंगों का विकास ठीक तरह से हो पा रहा है या नहीं। अगर किसी बच्चे में ग्रॉस बहुत ऐसी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं ऑर्गन डेवलपमेंट की कि वो बच्चा आगे बढ़ के मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप हो और उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना मदर के लिए एक हार्म बन जाए और उसके लिए एक मेंटल ट्रॉमा हो जाए, तो हमारे पास एक समय होता है कि 20 हफ्ते तक वी कैन गो फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो वो एक अल्ट्रासाउंड है जिसको हम लेवल 2 स्कैन भी बोलते हैं, वो ज़रूरी हो जाता है। फिर हम 90 महीने में एक अल्ट्रासाउंड बोल सकते हैं कि हाँ ज़रूरी है, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे का विकास ठीक से हो रहा है, उसका वज़न ठीक है, फिर प्लेसेंटा की पोजीशन ठीक है, कोई दिक्कत वैसे तो नहीं है। तो उसके लिए कह सकते हैं कि ओवरऑल प्रेगनेंसी में 3 स्कैन तो है ही ज़रूरी। लेकिन कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, अभी जैसे हमने कहा जेस्टेशनल डायबिटीज़, अदरवाइज जैसे हाइपरटेंसिव मदर्स हैं, या फिर ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, तो उसमें हमें फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है और कुछ स्पेशल अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी नेचुरली बढ़ जाएगी अल्ट्रासाउंड की। बट ये भ्रम हमें हटाना होगा कि अल्ट्रासाउंड कैन कॉज हार्म टू द बेबी और टू द मदर। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट। मैम, हम अभी काफ़ी कुछ जान चुके हैं इसके बारे में, आपने हमें टेस्ट वगैरह के बारे में बताया है,
मैम प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन कौन सी वैक्सीनेशन ज़रूरी होती हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, प्रेगनेंसी में कुछ वैक्सीन्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है जी, जिनमें से सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी टिटनेस वैक्सीन का। जी, एक टाइम था जब टिटनेस बहुत ही कॉमन बीमारी थी है जी, और बच्चे को माँ से होने वाली टिटनेस भी बहुत कॉमन थी, जिसे हम नियोनेटल टिटनेस बोलते थे जी, उसकी वजह से बहुत से बच्चे थे जो अपने शुरुआत के 1 महीने में ही, पैदा होने के 1 महीने के अंदर ही बहुत ही सीवियर टिटनेस के इन्फेक्शन की वजह से जी, ख़त्म भी हो जाते थे। जी, लेकिन अब हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसमें हमने मैंडेटरी कर दिया है भारत सरकार ने कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान टिटनेस के 2 इंजेक्शंस या फिर आप लोग सुनते होंगे 2 टीके लगने ज़रूरी हैं, है ना। आपकी यदि प्रथम प्रेगनेंसी है तो उसमें आपको चौथे महीने ख़त्म होने के बाद 1 टीका लगेगा और अगला जो टीका रहेगा वो 1 महीने बाद या 1.5 महीने के गैप पे, 4 से 6 हफ्ते के गैप पे आपको दूसरा टीका लगेगा। कई बार क्या है कि अगर आपने 3 साल के अंदर दूसरी प्रेगनेंसी प्लान की है जी, तो आपको दूसरी प्रेगनेंसी में 1 ही टिटनेस का टीका भी सफिशेंट है। जी, ठीक है जी। दूसरा जो टीकाकरण है वो अभी यूनिवर्सल में तो नहीं आया है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, लेकिन हाँ उसको दिया जा रहा है, वो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ओके, जैसे कि इस समय हम कोविड एरा में भी हैं, तो फ्लू वैक्सीन की काफ़ी वो रही है कि प्रेगनेंसी में हम लोग 32 हफ्ते के करीब 28 से 34 हफ्ते के बीच में फ्लू वैक्सीन भी देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी को हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या फिर जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है उस स्टेट को माना जाता है प्रेगनेंसी को। तो जब आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हो तो उसमें फ्लू वैक्सीन भी दी जाती है। बाकी लाइव वैक्सीन्स कोई भी हो वो प्रेगनेंसी में मना है, और कुछ वैक्सीन्स हैं जैसे चिकन पॉक्स की वैक्सीन, वो अगर किसी को हो गया है प्रेगनेंसी के दौरान, आपको चिकन पॉक्स हो गया है तो उसके लिए वैक्सीन्स होती हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा दी जाए, वो प्रेगनेंसी के बाद भी दी जा सकती हैं। ठीक है, और हेपेटाइटिस की वैक्सीन वो अगर ज़रूरी होगा तो प्रेगनेंसी के दौरान अथवा प्रेगनेंसी जब बच्चा हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद माँ को दी जाएगी। अगर मदर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और पॉजिटिव है या फिर फैमिली में कोई पॉजिटिव है तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाएगी। तो बेसिकली ये वैक्सीन हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। जी मैम, आपसे वैक्सीन की बात एक बहुत अच्छी हम लोग की इस पे बात हुई है, और वैक्सीन के रिगार्डिंग ही मेरे ध्यान में मतलब एक हमारे व्यूअर का अभी जस्ट एक क्वेश्चन सवाल आया है हमारे सामने। उनका कहना ये है कि आप क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं, जो प्रेग्नेंट हैं इस टाइम, क्या कोविड के जो वैक्सीनेशन आए हैं तो क्या वो लगवा सकती हैं जो प्रेग्नेंट हैं, या मतलब कुछ टेस्ट होते हैं, मतलब क्या चीज़ रहता है? क्योंकि अभी इस टाइम कोविड बहुत, आप जानते ही हैं कि कोविड का इतना हाई, मतलब सब कुछ इतना हाई लेवल पे चल रहा है, और हाल ही में अभी वैक्सीनेशन सब स्टार्ट हुआ है कोविड के रिगार्डिंग। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए क्या वो सही है? ऐसा तो नहीं कि वो हार्मफुल रहे उनके लिए? देखिए, प्रेगनेंसी में जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी लाइव वैक्सीन हम जल्दी देना प्रेफर नहीं करते जी। तो गर्भावस्था के दौरान यदि मैं कहूँ कि आप कोविड की वैक्सीन लगवा लीजिए जिससे आपका कोविड से संक्रमित होने का खतरा कम हो जाए जी, तो जो अभी जो वैक्सीन आ रही है जी, वो कोविशील्ड वैक्सीन है, विच इज़ अ लाइव वैक्सीन। तो इसलिए उसको अभी प्रेगनेंसी में बहुत प्रेफर नहीं किया जा रहा है क्योंकि लाइव वैक्सीन्स में क्या इफ़ेक्ट बॉडी में जानने के बाद होते हैं जी, और फिर वो फीटस जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में उस पर क्या इफ़ेक्ट डालती है, अभी इस पर स्टडी नहीं हो पाई है जी। तो अभी कोविशील्ड वैक्सीन हम लोग प्रेग्नेंट लेडीज़ में अभी अवॉइड कर रहे हैं। हाँ जी। तो बस यही है कि कोविड के प्रिकॉशंस के लिए जो भी हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जी, उनको हम यही एडवाइस कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने घर में रहें, बाहर आप जब भी आएँ, हॉस्पिटल विजिट्स पे भी आएँ तो मास्क पहन कर आएँ, सैनिटाइज़र से रेगुलरली अपने हाथों को साफ करते रहें कुछ भी टच करने के बाद, और खाने पीने से पहले अच्छे से हाथ धोएं, और सबसे ज़रूरी है कि आप खाना पीना अपना आहार अच्छा रखें जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे जी। हम वैक्सीन पे बात कर चुके हैं, उनके टेस्ट वैक्सीन पे बात कर चुके हैं, टेस्ट पे बात कर चुके हैं, और लोग जानना चाहेंगे कि
इनका जो प्रेग्नेंट लेडीज़ का है वो एक्चुअल डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, कि क्या चीज़ खाना उनके लिए सही है, क्योंकि सबके सजेशंस रहते हैं, सजेशंस तो होते हैं, उनके दादी नानी के अलग बहुत सजेशन ज़्यादा। होते हैं, डाइटिशियन के अलग सजेशन होते हैं, तो उसमें क्या चीज़ बेस्ट है जो लेना चाहिए? देखिए प्रेगनेंसी में जो सबसे पहला वर्ड है कि आपकी जो डाइट है जी। शुड बी रिच, ओके। रिच इन प्रोटीन, जी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, जी। बट मोर इन प्रोटीन। ओके ठीक है, प्रेगनेंसी में आपकी जो डिमांड है वो प्रोटीन की बढ़ जाती है, कैल्शियम की बढ़ जाती है। जी। प्रेगनेंसी में एवरीबडी इज़ प्रोन फॉर वेट गेन। आइडियली हमने जो बोला है प्रेगनेंसी में एक 9 महीने की प्रेगनेंसी को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें विच इज़ कॉल्ड ट्रेमेस्टर्स, ओके। तो 3 ट्रेमेस्टर्स होते हैं प्रेगनेंसी में। जी। तो तीनों में बोला जाता है कि हर ट्रेमेस्टर में 3 से 4 किलो का वेट गेन होना चाहिए। जी। मतलब आप रफली माने तो आपका हर महीने 1 किलो वेट गेन होगा। ओके। ठीक है, टोटल जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो उसमें 12 किलो तक वेट गेन हो जाता है, 9 से 12 किलो तक वेट गेन को हम नॉर्मल मानते हैं। जी। अगर कोई महिला है जिसका BMI बिल्कुल ठीक है तो। जी। अगर कोई ओवरटली ओबीज है जी। जिसका BMI 25 या 30 के ऊपर है, जी। कोई महिला है, जी। तो उसमें हम कहेंगे कि थोड़ा कम वेट गेन करिए। हम्म। अगर कोई अंडर वेट है जिसका BMI 20 से कम है प्रेगनेंसी में, जी। तो उसको बोलेंगे कि आप थोड़ा और वेट गेन करिए, कि आप 15 से 20 किलो तक वेट गेन कर सकते हैं। जी। अब वेट गेन के जो तरीके हैं, वेट गेन का तरीका आपका फैट इनटेक करके भी हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वसा खाएं, जी। है ना, या फिर आप चिकनाई ज़्यादा जी। लें, या फिर आप प्रोटीन ज़्यादा लें। जी। तो प्रेगनेंसी में बेसिकली हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स आर प्रोटीन्स। जी। तो आपकी जो डिमांड है नेचुरली, अगर माने कि कोई महिला है वो जी। अपने नॉर्मल डे टू डे रूटीन में 40 से 45 ग्राम प्रोटीन की डिमांड रखती है, जी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको आप 15 ग्राम और बढ़ा दीजिए, जी। तो अप टू 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। जी। देन कैल्शियम रिक्वायरमेंट, जी। कैल्शियम रिच डाइट बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। जी। एंड कैल्शियम के लिए बेसिकली हम लोग सप्लीमेंटेशन भी देते हैं। जी। वी गिव 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे। जी। बट जो हम सप्लीमेंटेशन देते हैं तो उसमें 1000 हम दे रहे हैं, बट वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता। जी। तो इसलिए डाइटरी कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइटरी कैल्शियम में आपका दूध हो गया, जी। या फिर दही हो गया, जी। पनीर हो गया। या। तो दूध आप कम से कम प्रेगनेंसी में कोशिश करें कि कम से कम नहीं तो आप 1 लीटर दूध कंज्यूम कर पाएँ। अगर आपको लग रहा है कि आप 1 लीटर तक नहीं कंज्यूम कर सकते हैं तो आधा लीटर तो करिए। बाकी आपको जो मेडिकल सप्लीमेंटेशन है वो दिया जा रहा है वो आप लीजिए। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रेगनेंसी में डाइट में आयरन। ओके। ठीक है, आयरन एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैला दी गई है। जी। आयरन सप्लीमेंट्स भी दिए जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स हैं जो इस समय रन कर रहे हैं जिससे महिला में आयरन की कमी ना हो, क्योंकि आयरन एक वाइटल मॉलिक्यूल है जी। जिसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन होता है। जी। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया तो फिर वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की तरफ भी जा सकती है जी। प्रेगनेंसी के दौरान, स्पेशली हार्ट फेलियर, या फिर बच्चे पे भी फर्क पड़ सकता है, बच्चे की बढ़त कम हो सकती है। जी। मदर को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जी। जैसे कि हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जी। और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए भी आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना गया है। जी। तो बेसिकली हमने अपना जो प्रोग्राम जैसे भारत सरकार ने चलाया, दैट इज़ नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम। तो उसमें जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको हम लोग सप्लीमेंट करते हैं विद 100 टैबलेट्स ऑफ आयरन दैट आर टू बी कंज्यूम्ड। 100 टैबलेट्स 100 टैबलेट्स दी जाती हैं जो आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी में खानी है। तो वो तो दिया ही जाता है जी। बट स्टिल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ओरल आयरन या आप खाने वाली टैबलेट बोलिए वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। प्रेगनेंसी में वैसे भी एसिडिटी और गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस से बहुत परेशान रहती है प्रेग्नेंट लेडीज़। तो अगर वो आयरन को टॉलरेट नहीं कर पा रही है तो डाइट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो आयरन रिच हो। जी। जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जी। आपको खाने में गुड़ का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जी। और आंवला है जी। भुने हुए चने हैं जी। या फिर अंकुरित अनाज है जैसे मूंग चना, ये सब आपको ज़्यादा कंज्यूम करना है। जी। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपका आयरन कम है तो
फिर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि आप अगर ओरल इनटेक भी नहीं कर पा रहे हैं जी, डाइटरी भी नहीं ले पा रहे हैं, हीमोग्लोबिन फॉल कर रहा है, जी, फिर हमें आपको सप्लीमेंटेशन बाय इंजेक्शंस ऑफ आयरन देना पड़ेगा। जी, अदरवाइज द लास्ट ऑप्शन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, तो आपकी डाइट ही अगर ऐसी होगी कि जिसमें आपके सारे सप्लीमेंट्स भरपूर मात्रा में होंगे, जी, तो आपको मेडिकल सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत कम रहेगी। जी। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा बेस्ट है मेडिसिन्स की जगह, वो ज़्यादा अच्छा है। के भी अपने वो होते हैं इम्पोर्टेंस, बट बेस्ट पार्ट इज कि न्यूट्रिशन आपका ऐसा हो कि right. वो सब कुछ पूरा करे, भले ही वो आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो सब आपको डाइट से मिले। जी। अक्सर क्या होता है आजकल प्रेग्नेंट लेडीज को जैसे टेंडेंसी होती है कि बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है ना, फास्ट फूड की तरफ ज्यादा हो गए कि समथिंग विच इज वेरी टेस्टी, स्पाइसी, उसमें क्या होगा कि आपकी इनडायरेक्टली आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा कर देते हो। इट इज कंटेनिंग मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसमें प्रोटीन इंटेक बहुत ही कम हो जाएगी आपकी। तो नेचुरली आपका जब प्रोटीन सफर करेगा तो देन आपके भी कॉम्प्लिकेशंस, और प्लस जब प्रोटीन इंटेक आपकी कम होगी तो बेबी के डेवलपमेंट पे भी बहुत फर्क पड़ता है। जी, जी। मैम, हम डाइट पे बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा आपने बताया है डाइट को लेके कि मतलब इस तरीके के जो जंक फूड्स हैं वो बेसिकली यूज़ नहीं करने चाहिए। साथ ही क्या कुछ एक्सरसाइजेस या योगा समथिंग कुछ सजेस्ट करते हैं कि क्यों मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या योगा एंड एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में लाना चाहिए, जिससे मतलब आगे उनको कोई भी दिक्कत ना हो? देखिए प्रेगनेंसी में जी, वी सजेस्ट द पेशेंट कि, या कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को हम सजेस्ट करते हैं कि आप बहुत भारी वजन मत उठाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लाइट एक्सरसाइज ना करें। जो आपका डे टू डे रूटीन है कि एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं आप आराम से कर सकते हैं। पेल्विक प्रेशर जिस एक्सरसाइज में ज़्यादा हो उसको आप अवॉइड करिए, जैसे वेट लिफ्टिंग है या स्क्वाट्स है, उनको आप शुरुआत में अवॉइड करिए, ठीक है। और योगा है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब करिए जिससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। बिकॉज प्रेगनेंसी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मेंटली थोड़ा ऐसे डिप्रेस से रहते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मूड स्विंग्स होते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए योगा इज़ वेरी गुड, आई वुड सजेस्ट। एंड जब आपको लास्ट के 3 महीने होते हैं आपके प्रेगनेंसी के, उस समय मैं कहूँगी कि हाँ थोड़ी सी आप जैसे लास्ट के मंथ में स्क्वेटिंग है, जो एक्सरसाइजेज हैं जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स, जो आपकी मांसपेशियाँ होती हैं जो आपको डिलीवरी में मदद करें, वो एक्सरसाइजेज बढ़ाइए जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़े। तो स्क्वेटिंग एक्सरसाइज में कहूँगी कि आप लास्ट मंथ में आप शुरू करिए, या फिर जो शुरुआत की एक्सरसाइजेज हैं उसमें जैसे मेडिटेशन है, एरोबिक एक्सरसाइज है, वॉकिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, आप वॉक कर सकते हैं रोज़ 30 मिनट की वॉक बहुत अच्छी रहती है। डायबिटिक महिलाओं के लिए तो खास तौर से मैं यही बोलूँगी कि आप कम से कम 3-4 किलोमीटर अपना वॉक करिए, क्योंकि वॉक से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है डायबिटीज़ को कंट्रोल में लाने के लिए। तो वही एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये है कि काइंड ऑफ एक्सरसाइज इन रिलेशन टू द टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, तो मतलब ये है कि पर्टिकुलर कुछ एक्सरसाइज कंपल्शन है कि ज़रूरी है वो करें। और क्योंकि उसके लिए भी अगर किसी को आइडिया ना हो तो अपने जो भी फिजिशियन हैं उनसे एक बार गाइडलाइन के उनकी गाइडलाइन में ही करें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है मैम, हमारे साथ अभी एक श्रेया आई हैं, उन्होंने एक मैसेज भेजा है। उनका कहना ये है कि हम आज प्रेगनेंसी पे बात करें। एक आजकल मैम एक आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी चल पड़ी है जिसे IVF कहते हैं, तो वो IVF के लिए जानना चाहती हैं कि IVF क्या है और क्या इसका प्रोसीजर होता है, तो वो प्रोसीजर हमसे जानना चाहती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। IVF इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे, इट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ कि जो काम नेचुरली अंदर होता है किसी भी महिला के शरीर में, जैसे फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपका अंडा और शुक्राणु आपस में फ्यूज होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन नॉर्मली कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब्स में होता है, बट
कुछ मतलब महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है जी। या फिर और कोई दिक्कत आ रही है जिसके कारण हमें कृत्रिम तरीके से लैब में फर्टिलाइजेशन कराना है। जी। ठीक है, अंडर ऑल द एसेप्टिक प्रिकॉशंस जी। हम लैब में फर्टिलाइजेशन कराएंगे। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है व्हेन एग एंड द स्पर्म फ्यूज, द नेक्स्ट स्टेज इज एम्ब्रियो। जी। तो एम्ब्रियो का कुछ सेल्स के लिए डेवलपमेंट होता है। जी। तो उस डेवलप्ड एम्ब्रियो को आप मदर के यूट्रस के अंदर जब आप इम्प्लांट करते हो, जी। दैट इज यू आर असिस्टिंग रिप्रोडक्शन। जी। तो उस टेक्निक को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जी। या आईवीएफ बोलते हैं। जी। जी। तो आईवीएफ के भी अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। जी। कुछ बहुत सारे ऐसे निसंतान कपल होते हैं जिनके लिए आईवीएफ बिल्कुल वरदान बन के आया है। जी। बहुत साल से ट्राई कर रहे थे बट देयर वर लिमिटेशंस की नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है। जी। जी। तो आईवीएफ से जिसको संतान मिल गई है तो उससे ज़्यादा खुश संसार में कोई नहीं है। जी। तो आईवीएफ इज़ अ वेरी गुड थिंग। जी। बस पेशेंट सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए जी। कि भाई ये कैंडिडेट आईवीएफ के लिए ही है। जी। और सही डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो रिजल्ट्स आर वेरी गुड। ओके मैम, तो मतलब आपका ये है कि ये एक तो अच्छा जो भी हमारे साइंटिस्ट ने एक इन्वेंट किया है, बहुत अच्छी चीज़ है एंड काफ़ी सक्सेसफुल भी जैसा आप बता रही हैं वो चीज़ है। बाकी अच्छा, आपने अभी एक चीज़ बोला मैम कि जो आईवीएफ के रिगार्डिंग जो डोनर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी पहले उनके भी कुछ मेडिकल टेस्ट कराने चाहिए कि मेडिकल टेस्ट की वो बेस्ट रहेगा आपके बेबी के लिए या नहीं है, ऐसा भी चीज़ ये है कि बेसिकली हर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन में ऐसा नहीं है कि डोनर्स की ज़रूरत होती है। जी। डोनर्स कैन बी ओवम डोनर्स और स्पर्म डोनर्स, मतलब बैंकिंग होती है। जी। बट एवरी आईवीएफ में ज़रूरी नहीं है कि जो कपल है, जो निसंतान दंपत्ति है, उसी को मतलब उसके अलावा किसी का ओवम या फिर स्पर्म लिया जाए। अगर किसी में वाकई में ज़रूरत होती है तो फिर आप डोनर के लिए जाते हैं कि डोनर स्पर्म या फिर डोनर ओवम लेते हैं। तो हाँ, जो स्पर्म बैंकिंग या ओवम बैंकिंग होती है दैट इज़ हाईली एसेप्टिक और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है और पूरी चांसेस होते हैं कि हाँ उसको ऑप्टिमाइज करके तभी सब कुछ प्लान किया जाता है। जी। जी मैम, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए ध्यान देने वाली बातें क्या चीज़ हैं? क्योंकि बिकॉज पहले टाइम पे मतलब हम जो आजकल जो जनरेशन हो गई है तो पहले टाइम में ये होता था कि जो भी प्रेग्नेंट होती थी तो उनके साथ कभी ये देखने को नहीं मिला कि आप ये मत करिए या ये ना करिए या वो ना करिए। वो ऑलमोस्ट सभी काम करती थी और इतने ज़्यादा प्रिकॉशंस एंड ये सब नहीं हुआ करते थे। पर हाल ही में ये चीज़ आ चुका है, जो भी लेडी प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका क्या होता है कि डॉक्टर्स उनको सीधे एडवाइस दे देते हैं कि बेड रेस्ट, आप इतना सा मतलब ये मत उठाइए। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं तो ये कहूँगी प्रेगनेंसी इज़ अ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब वो बॉडी का एक नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल है। जस्ट लाइक डाइजेशन इज़ अ फिजियोलॉजी, एब्जॉर्प्शन इज़ अ फिजियोलॉजी, सो इज़ प्रेगनेंसी, वो एक फिजियोलॉजी है। लेकिन अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तब दिक्कतें आती हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस का कारण, जैसे मैंने कहा था कि आजकल आपकी एज ऑफ मैरिज इज़ गोइंग बियॉन्ड 30, है ना। तो आप खुद ही अपने आप को एक हाई रिस्क जोन में प्रोन कर रहे हो कि व्हेन यू आर प्लानिंग फैमिली यू आर गोइंग बियॉन्ड द एज ऑफ 30, ऑलरेडी यू हैव कोमॉर्बिडिटीज। आजकल हमारी इंडिया को डायबिटिक कैपिटल कहा जा रहा है। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज ग्रसित होती हैं या फिर हाइपरटेंसिव होती हैं। ऑफिस गोइंग लेडीज हैं, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ मेंटल प्रेशर। फिर प्रेगनेंसी है तो उसमें they are not able to cope up with the increasing demands of pregnancy. तो in that case हाँ, हम ज़रूर कहेंगे कि आपको अपने लिए थोड़ा समय निकालना है, जब आपको रेस्ट भी करना है। जैसे आपको एडिक्वेट स्लीप लेनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रात में कोशिश करनी है कि 8 से 10 घंटे यू शुड बी इन बेड, आपको सोना ही सोना है। उसके बाद आपको दिन में भी दोपहर के समय जैसे लंच के बाद ईदर इन ऑफिस और एट होम आपको 1 घंटे का समय कम से कम निकालना है जब आपको आराम करना है। तो वो चीज़ें अगर नहीं हो पाती हैं, स्टिल आपको किसी तरह कोप अप करना है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी में ऑलरेडी कोई ना कोई हाई रिस्क कंडीशन चल रही है, लाइक आपको बीच बीच में स्पॉटिंग हुई है या फिर आपकी जो प्लेसेंटा है जिसे हम कनाड़ी भी बोलते हैं, वो अगर बिल्कुल ही जो कहते हैं यूट्रस के बिल्कुल
माउथ होता है, इंटरनल लॉस उसी पर है, तो देर आर चांसेस कि ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रिस्क हेमरेज भी हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इन वेरी फ्यू केसेस जो ऐसे ही होते हैं कि जिसमें प्लेसेंटा की पोजीशन ऐसी है कि उसमें हम बहुत हैवी वर्क नहीं सजेस्ट कर सकते, पेल्विक प्रेशर नहीं सजेस्ट कर सकते, तो उनमें बेड रेस्ट इज एडवाइजेबल टू सम एक्सटेंट, बट नॉट दैट कि भाई आप बिल्कुल ही बेड रिडन हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना है, जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आपका बेबी एक्टिव रहेगा, और उसको आप एंजॉय करिए। आप खुद ही सोचे कि आपको कोई बोल दे कि आप 9 महीने की प्रेगनेंसी अब आप बेड पे आ जाइए, तो यू विल नॉट एंजॉय दैट प्रेगनेंसी। तो आप उसको जितना फिजियोलॉजिकल बनाएंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। ये बहुत ही अच्छी बात आज आपने बताई है, क्योंकि लोगों ने आज की डेट में एक मेंटली अपने को प्रिपेयर कर लिया है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बिल्कुल बेड रेस्ट करिए और आप ये काम मत करिए। और ये एक बहुत अच्छा आपने आज ये चीज़ था, क्योंकि बिकॉज अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ जितना एक्टिव रहेगी तो दैट मीन्स कि जो बेबी होगा वो भी काफ़ी एक्टिव रहेगा। और अगर बेड रेस्ट पे अगर जाएंगे तो बेबी पे भी शायद कुछ फर्क पड़ सकता है, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जी थैंक यू। इसमें वही है कि कोई एक्सेप्शनल ऐसा कोई केस रहेगा जिसमें बताया जा सकता है उनको बेड रेस्ट के लिए। वैसे अमूमन ये है कि अगर आप एक्टिव रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके मैम, अभी हमारे साथ श्रेया जुड़ी हुई हैं। श्रेया का कहना है कि मतलब वो जानना चाहती हैं एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या चीज़, मतलब क्या करना चाहिए जो एक नॉर्मल, क्योंकि माना जाता है कि नॉर्मल सिजेरियन से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सिजेरियन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं। देन उसके बाद डिलीवरी के बाद काफ़ी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि उनके साथ में कुछ टाइम पीरियड समथिंग ऐसा होता है कि स्टिचेस वगैरह समथिंग ऐसा कुछ है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या चीज़ बेहतर है जो नॉर्मल डिलीवरी हो सिजेरियन की जगह? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ क्राइटेरिया है जी। अब कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो एक्सक्लूसिवली सिजेरियन के ही होते हैं, तो उसमें तो हम नहीं सजेस्ट करेंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। जैसे कोई मदर है जिसकी हाइट ही 160 सेंटीमीटर से कम है, उसकी जो पेल्विक बोन होती है वो बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे को वो सपोर्ट कर पाएगी, लेबर के समय बच्चे का हेड अच्छे से डिसेंड कर पाएगा, उसमें हम नहीं सजेस्ट कर सकते। या किसी की जो मैंने अभी बताया था प्लेसेंटा अगर लो लाइंग है जिसमें ब्लीडिंग के चांसेस है, उसमें हम नहीं सजेस्ट करेंगे। बट अदरवाइज आफ्टर रूलिंग आउट ऑल द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस टू नॉर्मल डिलीवरी, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करानी है तो इट इज़ द मोस्ट फिजियोलॉजिकल रूट, है ना। जो भी प्रोसेस नेचुरल है उससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेसिकली पेशेंट को हम लोग, सबसे पहला पार्ट है कि पेशेंट शुड बी एनकरेज्ड फॉर नॉर्मल डिलीवरी। हमें उसका प्रोत्साहन करना होगा, और उस समय सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है पेशेंट का जो डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन है, नर्सिंग स्टाफ के साथ इंटरेक्शन है, अलॉन्ग विद दैट उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसको किस तरह से एनकरेज कर रहे हैं टू पार्टिसिपेट इन लेबर। बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहता, बट एट द टाइम ऑफ लेबर आपका प्रोत्साहन बहुत काम आएगा कि आप कितने एनकरेज्ड हो नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इट इज़ नॉट एबनॉर्मल कि भाई प्रेगनेंसी कोई ऐसी चीज़ होगी कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप पहले से ही परेशान हो कि कैसे होगा, नर्सिंग स्टाफ आपका कॉम्पिटेंट नहीं है, डॉक्टर कॉम्पिटेंट नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। प्लस मैं कहूँगी कि आपको लास्ट में, जैसे मैंने बताया था कि सम एक्सरसाइजेज लाइक पेरिनियल फ्लोर एक्सरसाइजेज, स्वेटिंग एक्सरसाइजेज, वो सब करनी चाहिए लास्ट में। वॉकिंग, खूब वॉक करना चाहिए। आपका जो प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो तक का वेट गेन हो सकता है अगर आपका BMI नॉर्मल है तो। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको एक्सेसिव वेट गेन हो गया है, तो एक्सेसिव वेट गेन आपको एडवर्सली अफेक्ट करेगा एज फार एज नॉर्मल डिलीवरी इज कंसर्न। तो वेट गेन शुड बी एडिक्वेट। देन उसके बाद पेशेंट का बिल्ट अच्छा होना चाहिए, जिससे उसका जो बोनी कर्वेचर है वो सब ठीक हो कि भाई कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। तो वो सब चीज़ें हैं जो हम कहेंगे कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रोन करती हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इंडियन सिनेरियो में आजकल क्या हो रहा है कि मदर्स अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, केयर की जाती है,
तो उसमें कई बार क्या होता है कि बेबी का जो वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज वेरी मच जी। तो इंडियन सिनेरियो में हम कहते हैं कि अगर 4 kg के ऊपर बर्थ वेट बेबी का अगर आ रहा है बाय अल्ट्रासाउंड जी। तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ओके जी। बिकॉज 4 kg को हमने एक ऑप्टिमम वेट माना है कि जिसके बियॉन्ड फिर नॉर्मल लेबर का जी। प्रोग्रेस करना जी थोड़ा लेस लाइकली हो जाता है। जी तो बेबी का वेट इज ऑल्सो अ डिसाइसिव फैक्टर फॉर नॉर्मल डिलीवरी। जी जी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हुए नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट को जी। इंकरेज कर सकते हैं। जी मैम, एक सवाल और है मेरा, वो ये था कि कुछ लोग जैसे बेबी प्लान करने के लिए कि हम अभी बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं, उसके लिए वो कुछ पिल्स लेते हैं, तो वो पिल्स कितनी हार्म करती हैं या कितने टाइम पीरियड तक, मतलब कब तक ले सकते हैं, उसकी एक कोई लिमिट होगी? क्योंकि उसका एक्सेस अगर ले लिया जाए तो कितनी बॉडी को हार्म करती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन पिल्स को ज़्यादा लेने से आगे फर्दर वो उनके अगर कभी बेबी प्लान करना भी चाहें तो नहीं हो। तो ये है कि एक उसका मैं जानना चाहूँगी आपसे। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी श्वेता जी कि जो पिल्स होती हैं इनको हम गर्भ निरोधक गोलियाँ बोलते हैं। राइट मैम। तो बहुत सारे नाम से आती हैं जी। तो उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई करती है तो जी। उसमें माला एन आती है, वो जी। फ्री ऑफ कॉस्ट सभी गवर्नमेंट सेंटर्स पे मिलती है। जी। तो उसमें बेसिकली क्या होते हैं, हार्मोनल प्रिपरेशंस होते हैं। पिल्स जी। जो है वो हार्मोनल प्रिपरेशंस हैं। जी। तो पिल्स को ऐसा नहीं है कि पिल्स के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपने जी। सही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है जी। तो आप अगर प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं तो जी। पिल्स को बहुत ही सेफ माना गया है जी। कि आप डेली एक पिल लीजिए और प्रॉपर अगर पेशेंट का कंप्लायंस है कि वो उसको जी। मिस नहीं कर रहा है जी। और विद एडिक्वेट टाइमिंग वो ले रहा है तो आप 2-3 साल तक भी आराम से पिल्स कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग स्टडीज़ जो जितनी भी हुई हैं तो पिल्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जी। बस ये है कि आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस किसी भी दवाई को देने से पहले कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं उस दवाई के, उनको आप रूल आउट कर लीजिए। जैसे कोई भी पेशेंट है जिसको हार्ट डिसीज़ है या फिर कोई पेशेंट है जिसको क्रॉनिक लिवर डिसीज़ है और उसके लिवर फंक्शंस काफ़ी डिरेंज्ड हैं, उसको कोई थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमिना हुए हैं, मतलब खून के थक के जम जाना, वो वाला फिनोमिना, इस तरह की कोई दिक्कत रही है तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि वो पेशेंट कैंडिडेट ही नहीं है पिल्स की। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिनको हम बोलते हैं उसके लिए वो कैंडिडेट ही नहीं है। तो अगर आपका कैंडिडेट सिलेक्शन गलत होगा तो डेफिनेटली देयर वुड बी साइड इफेक्ट्स। अदरवाइज पिल्स आर वेरी सेफ और बहुत ही इफेक्टिव होती हैं गर्भ निरोधक गोलियां। मतलब आपको अगर फैमिली प्लानिंग के लिए कोई बहुत इफेक्टिव चीज़ चाहिए तो या तो आप पिल्स के बारे में सोचिएगा, अदरवाइज द सेकेंड ऑप्शन वी हैव इज इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको आजकल सब लोग कॉपर-टी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो दे आर ऑल्सो वेरी सेफ। जी। इन द एंड, बीइंग अ ऑब्स्टेट्रिशियंस, आपसे एक एडवाइस चाहूँगी और कि आप प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए क्या एक एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, आज के सिनेरियो को देखते हुए तो मैं यही कहूँगी कि एवरी प्रेगनेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट जी एंड प्रेशियस। जी। आपको प्रेगनेंसी में 9 महीने एंजॉय करना सीखना है जी। लाइवली रहना है, उसको जितना हो सके बीमारी ना मान के फिजियोलॉजी बना देना है। आपको अपना एक हेल्दी रूटीन एंड लाइफस्टाइल जिसमें आपकी डाइट भी आ जाती है, एक्सरसाइज भी आ जाती है, उस सब का ध्यान रखना है। प्लस आज के कोविड एरा में आपको सारे कोविड के प्रिकॉशंस रखने हैं जिससे आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकें। थैंक यू सो मच मैम। आज हमने ऑब्स्टेट्रिशियंस अमिता चौधरी जी से बात की, जिन्होंने हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या वैक्सीनेशन होना चाहिए, कैसा आपका डाइट चार्ट होना चाहिए और क्या एक्सरसाइजेस आपको करना चाहिए, उन सारी बातों के बारे में आज इन्होंने हमें बताया। आई होप कि आपके जितनी भी क्वारीज थी और जितने भी आपकी कन्फ्यूजन या डाउट थे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। आपको अगर और भी कुछ जानना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे जान सकते हैं। आज के इस शो में बस इतना ही। अगले रविवार हम फिर हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट के साथ में और एक नए डॉक्टर के साथ में। तब तक आप देखते रहिए द यूपी खबर और द यूपी खबर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।